गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रिया गुप्ता अपने यूपीएससी एजुकेशन चैनल विन यूपीएससी में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम अपना हिंदू डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्कशन शुरू होने से पहले मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे चैनल को सपोर्ट हो और मैं आपके लिए बहुत सारे ऑसम कोर्सेज और कंटेंट मैं आगे भी लाती रह सकूँ। और एक बात, मैंने द हिंदू के जो बहुत सारे इश्यूज़ है, टॉपिक्स है, मैंने उसको जितना पॉसिबल हो सकता है अच्छे से उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, उसकी क्वालिटी के साथ, है ना। मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। इन केस अगर आपको भी पूरा लेक्चर सुनने में असुविधा है तो आप इसको अच्छी क्वालिटी पे डाउनलोड करके रख लीजिए ताकि आप आराम से पूरे लेक्चर को आप देख सको, नोट्स बना सको और कुछ अच्छा सीख सको ताकि आप अपने लाइफ में विन करो, जैसे कि मेरे चैनल का मोटो है। तो अब चलिए हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे सिलेबस से रिलेटेड, जैसे कि ट्यूलिप गार्डन। जम्मू एंड कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन ओपन हो रहा है, इसकी बहुत सारी सिस्टर गार्डन्स भी अभी ओपन हो रही हैं। और जैसे कि डिस्क्वालिफिकेशन का इशू, तो ये एक इवॉल्विंग इशू है। तो इसके जो अभी जो रिसेंट में भी अपडेट्स आई हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिजिकल डेफिसिट, तो ये इकोनॉमी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके जो कंपोनेंट्स है वो यूपीएससी ऑब्वियसली पूछती है, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। ये जो स्टैटिक टॉपिक है हम इसको आने वाले कोर्सेज में स्टैटिक इकोनॉमी के अंडर बहुत अच्छे से डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून विथ मी। उसके बाद है जैसे कि कार्नेटिक म्यूज़िक, तो ये आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है। कार्नेटिक म्यूज़िक, हिंदुस्तानी म्यूज़िक, इनके बीच का जो डिफरेंस है आप इसको मॉक में भी अटेम्प्ट करोगे, प्लस प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी। और उसके बाद फिर हो गया जैसे कि अभी कुछ माइनॉरिटी ग्रुप्स है जैसे कि लिंगायत, वोक्कालिगस, तो ये माइनॉरिटी भी अभी न्यूज़ में है। तमिल संगम, टीपू सुल्तान, जैसे हिस्ट्री से हो गए। फिर पॉलिटी के सिलेबस से राइट टू फ्री स्पीच, और फिर एक आता है फ्रीडम आफ्टर स्पीच। तो अभी एक नया इशू इवॉल्व हो रहा है, दैट इज़ फ्रीडम आफ्टर स्पीच। तो ये इशू पे जो आर्टिकल आया था वो बेसिकली इनएडिक्वेट था, तो अब उस पर अगर आगे जो अच्छी क्वालिटी आर्टिकल्स आएंगे ना तो मैं फिर उसके साथ फिर ये इशू आगे डिस्कस करूँगी। आफ्टर दैट एज यूजुअल एवरग्रीन सब्जेक्ट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई, पेरोल, तो ये सब इश्यूज़ इस पर्टिकुलर डे पे 25 तारीख को भी न्यूज़ पे आए थे। तो सबसे पहले जैसे कि हमारा टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है कि रिसेंटली एक वर्ड है दैट इज़ कैपिटल जी, कैपिटल आई, कैपिटल एस, कैपिटल AID, GIS, AID। तो ये क्या है? तो यूपीएससी आपको 4 ऑप्शंस दे देगी, ABCD, है ना। तो खैर इसका जो सही आंसर होगा दैट इज़ जीनोम डेटाबेस। ये जो है ये एक जीनोम डेटाबेस है। डेटाबेस मतलब इसके बारे में जैसे कि अभी जो भी रिसर्च हुई है, साइंटिस्ट लोगों ने जो भी रिसर्च वगैरह किया है तो सारे डेटा उन्होंने जो गैदर किया है एक जगह पे, दैट इज़ डेटाबेस। और ये जीनोम जो भी हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ जीनोम। और इन्फ्लुएंजा जो वायरस होने वाली बीमारी है उससे रिलेटेड है ये। और ओपन एसेस का मतलब होता है कि जो भी मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है ना, इसको जो भी साइंटिफिक फ्रैटर्निटी के जो भी लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, वो इस डेटा को एसेस कर सकते हैं, मतलब ये सबके लिए अवेलेबल है, दैट इज़ ओपन एसेस। तो GIS AID एक ओपन एसेस इन्फ्लुएंजा जीनोम डेटाबेस है जो कि 2008 में लॉन्च हुआ था। तो ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन था और मैं ढेर सारे मॉडरेट हो गए या डिफ़िकल्ट लेवल के भी आगे ऐसे MCQs क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं डेफिनेटली लाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून विथ मी। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है दैट इज़ रामसार साइट्स। उसके बाद फिर आता है जैसे कि बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, फिर जैसे कि हो गया पॉल्यूशन, है ना। तो ये सब टॉपिक्स के अंदर ये जो पर्टिकुलरली इशू है ये रिलेवेंट है। तो सबसे पहले मैप से शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये मैप में देख रहे हो, ये हो गया पेनिनसुलर इंडिया, ये हो गया हमारा प्यारा सा स्टेट केरला, गॉड्स ऑन लैंड, ठीक है, केरला। तो यहाँ पे बेसिकली जो इनके बेसिकली 2 आइलैंड है, जो 2 वेटलैंड है,
सॉरी वेटलैंड, तो वो अभी न्यूज़ में है। तो इसमें अभी मैंने मैप में 3 जो होता है, मैंने बैक टू बैक पूरे अच्छे से मतलब मैप को ही पूरा रिप्रेजेंट किया है। तो ये नॉर्थ से साउथ है ना, ये नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में ये 3 वेटलैंड है। दैट इज़ पहला हो गया सबसे नॉर्थ में है वेम्बनाड कोल वेटलैंड, उसके साउथ में हो गया ये वाला दैट इज़ साष्टकोटा लेक, तीसरा हो गया अष्टमुडी वेटलैंड। देखिए मैं एक हिंदी भाषी पर्सन हूँ, अगर मेरे कोई भी ऐसे स्टूडेंट जो साउथ के हैं तो प्लीज़ मेरे प्रोनाउंसिएशन को माइंड मत कीजिएगा, इट्स जस्ट एसेंट इशू, ऑल राइट। सो तो ये 3 हो गए बेसिकली, वेम्बनाड कोल वेटलैंड, दूसरा साष्टम कोट्टा लेक, तीसरा अष्टमुडी वेटलैंड। तो ये नॉर्थ से साउथ है ना, ये नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में ये जो 3 वेटलैंड्स है मैंने आपको बताया। इन केस अगर आपकी खुद की मेमोरी ट्रिक है तो आप अपने हिसाब से भी इसे याद कर सकते हो, ऑलराइट। उसके बाद ये जो इसमें से ये जो 2 वेटलैंड है दैट इज़ वेम्बनाड और अष्टामुडी, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है, तो इसकी वजह से लेक की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो गई है। तो इसी को केस को ध्यान में रखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो दिल्ली बेस्ड है, न्यू दिल्ली बेस्ड ट्रिब्यूनल है, तो इन्होंने क्या किया है, केरला गवर्नमेंट में उन्होंने फ़ाइन पेनल्टी उन्होंने इम्पोज़ किया है, ठीक है, इम्पोज़ किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, वेम्बनाड और अष्टमुडी लेक्स हो गया। एनजीटी ये हमारी इन्वायरमेंटल रिलेटेड डेडिकेटेड ट्रिब्यूनल हो गई, क्योंकि वो पॉल्यूशन को फेल करने में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में फेल हो गए थे, दैट्स वाई उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज हुआ है। और ये जो पेनल्टी है बेसिकली ये कहाँ जमा होगी है ना, ये जो पेनल्टी जमा होगी दैट इज़ अथॉरिटी ऑफ चीफ सेक्रेटरी। ये अथॉरिटी चूँकि मतलब मेंशन थी तो आपको भी आइडिया होना चाहिए कि ये जो पेनल्टी जो कोर्ट डाल रही, ट्रिब्यूनल ये जो डाल रही है वो जाएगी चीफ सेक्रेटरी के अंडर। मतलब इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री नहीं है ना, मान लीजिए अगर यूपीएससी ऑप्शन दे तो ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री नहीं है, ये स्टेट नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये चीफ सेक्रेटरी के अंडर है, ठीक है। तो चीफ सेक्रेटरी के अंडर ये पेनल्टी जमा होगी। और जब एनजीटी ने जब ये वर्डिक्ट अपना दिया था तो वो कुछ जैसे कि कुछ प्रिंसिपल्स हो गए, कुछ डॉक्टराइन हो गई, तो वो उसको फॉलो करते हैं। तो प्रिंसिपल था यहाँ पे पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, मतलब जो पॉल्यूशन करेगा वो पे करेगा, तो ये हो गया पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। और फिर इनकी डॉक्टराइन है नेचुरल जस्टिस की, मतलब बहुत ज़्यादा नियम कानून होता है ना, रिजिडली फॉलो नहीं करना है ना। तो ये एनजीटी की कुछ प्रिंसिपल्स है, डॉक्टराइंस है। तो ये टॉपिक हमारा अभी हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पर हमारा अगला इवेंट है दैट इज़ संगम। देखिए संगम जो है वो हमारे एशियंट हिस्ट्री का टॉपिक है। संगम हमारे तमिल या साउथ इंडिया की जो सिविलाइजेशन है इन ब्रॉडर टर्म्स वो उसको डिपिक्ट करती है। मतलब ये जैसे कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था है ना, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये उसी के जैसा एक फ्लरिश्ड जो इनका खुद का साउथ इंडिया में सिविलाइजेशन था। और संगम जैसे कि हो गया जो बहुत ही विद्वान लोग थे उस ज़माने में, जो बहुत ही विद्वान लोग थे, एक पोइट थे, तो ये उनकी बैठक थी बेसिकली है ना। जैसे हमारे यहाँ मीटिंग्स होती है ना, तो असेंबली होती है, वहाँ पे बहुत सारे ज्ञान विद्वान के लोग आते हैं है ना, वो अपने अपने ट्रीटीज़ बनाते हैं, काम करते हैं, अपना वर्क करते हैं है ना। तो ये संगम बेसिकली उसी को बोलते हैं। वहाँ पे बहुत ही हाईली लिटरली लोग वहाँ पे आते थे। तो उसी के मद्देनज़र अभी इंडिया को कल्चरली यूनाइट करने के लिए है ना, अभी जैसे कि नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स होती है, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ये इंडिया वो इंडिया है ना, तो ऐसी जो नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स है तो इसको भी टैकल करने के लिए अभी गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, दैट इज़ संगम है ना, मॉडर्न संगम। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि जो नॉर्थ इंडिया के जो सैक्रेड प्लेसेस हैं जो साउथ इंडियंस के लिए बहुत ही पवित्र माने जाते हैं, तो वैसे प्लेसेस में अभी विज़िट किया जाएगा, ठीक है। तो अभी इसी विज़िट के तहत में जैसे कि कुछ जगह है काशी, सौराष्ट्र गुजरात में, केदारनाथ, तो ये जो भी पवित्र स्थल है वहाँ पर अभी साउथ इंडिया के जो हमारे भाई बहन हैं तो उनको भी बुलाया जा रहा है ताकि आप आओ विज़िट करो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कल्चरल इंटरेक्शन हो। तो ये मोटो को ध्यान में रखते हुए ये अभी संगम अभी आयोजित किए जा रहे हैं। तो
ये हो गया। उसके बाद फिर ये 3 जगह पे अभी हुआ है। काशी तमिल हो चुका है, गुजरात सौराष्ट्र में ये अभी ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, और केदारनाथ में अभी करने की प्लानिंग अभी चल रही है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि केदारनाथ में हम अगला होस्ट करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे कि 4 धाम की बात की जा रही है, तो यहाँ पे एक तो जो हमारा उत्तराखंड में जो बेसिकली जो उत्तराखंड के जो डेडिकेटेड 4 धाम है, जैसे कि इधर हो गई यमुनोत्री, उसके ईस्ट में है गंगोत्री, गंगोत्री के जस्ट साउथ में है केदारनाथ, और केदारनाथ के ईस्ट में है बद्रीनाथ। तो देखिए ये मैप आप देख सकते हो, क्योंकि ये जो बेसिकली 4 धाम है ना, ये ना सिर्फ आर्ट एंड कल्चर, बल्कि ये इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट है ना, फिर डेवलपमेंट वर्सेस नेचर, इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके ये बहुत न्यूज़ में रहता है। एक तो ये मतलब हिमालय, जैसे कि हो गया ना हिमालय, और फिर डिज़ास्टर प्रोन एरिया है ना, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, फिर वहाँ पे फिर आप इतना सारा डेवलपमेंटल वर्क करोगे, तो उसके मद्देनज़र ये वाला जो बेसिकली एरिया है ना, ये मतलब किसी न किसी न्यूज़ की वजह से न्यूज़ में रहता ही है, इशू की वजह से। तो ये हो गया इसकी बेसिकली मैपिंग और इसकी इंपॉर्टेंस। उसके बाद अगला है कि केदारनाथ के बारे में भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि केदारनाथ क्यों हमारे लिए स्पेशल है, उसकी क्या यूनिक फीचर्स हैं। तो सबसे पहले जो केदारनाथ है, ये भगवान शिव का, जो एक हिंदू गॉड है भगवान शिव, तो ये उनका वन ऑफ द 4 धाम है, सबसे पहला। दूसरा, ये रिवर मंदाकिनी, तो ये भी याद रखिएगा कि ये रिवर मंदाकिनी के किनारे पे स्थित है। मुझे जहाँ तक याद है, साउथ में एक मूवी है, आई थिंक अगर मुझे उसका नाम सही से याद है, तो उनके हीरो हैं अल्लू अर्जुन, और उनकी हीरोइन है तमन्ना। तो उनकी एक मूवी है, तो उसमें बेसिकली ये जो पर्टिकुलर नाम वगैरह है, तो ये डिस्क्राइब उसमें ये चीज़ को डिपिक्ट किया गया है। उसके बाद ये जो केदारनाथ मंदिर है, ये सी लेवल समुद्र तल से 3583 यानी कि 3583 मीटर्स समुद्र तल से ऊंचा है। उसके बाद अगला पॉइंट है, ये एक तो मतलब 4 धाम हो गया। उसके बाद एक 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं जो भगवान शिव जी को डेडिकेटेड होते हैं, है ना। तो ऐसे जो 12 ज्योतिर्लिंग है, ये उसमें से एक प्रमुख मंदिर है। 5वां इशू है कि जो 4 धाम है, इसमें जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री टेम्पल्स ये आते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हम जैसे कि बात करते हैं जो ऑल ओवर इंडिया में जो 4 धाम है, 4 तीर्थ जिसको बोलते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हो, एकदम नॉर्थ में है बद्रीनाथ, वेस्ट में है द्वारिका। द्वारिका बेसिकली इसकी एक जियोग्राफिक स्पेशलिटी ये है कि ये सबमर्ज्ड सिटी है ना। मतलब जब जियोग्राफिकल एरा में ये जो अरेबियन सी था, वो जब हमारे पेनिनसुलर इंडिया को इनक्रोच किया था, सी लेवल राइज हुआ था, तो ये जो द्वारिका था वो सिटी समुद्र के अंदर डूब गई थी। तो द्वारिका का एक जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हमारा अगला मंदिर है, दैट इज़ रामेश्वरम। ये बहुत ही मतलब पवित्र मंदिर है, और सभी हिंदू इसे बहुत ही पवित्र मानते हैं, और इसको डेफिनेटली एक न एक बार अपने लाइफ में विजिट करना चाहते हैं। उसके बाद ईस्ट में हो गया पुरी। तो पुरी में जैसे कि हर साल भगवान जगन्नाथ है ना, जगन्नाथ जी का जो मतलब रथ यात्रा होता है, जो बहुत बहुत ही पवित्र माना जाता है, तो ये रथ यात्रा होता है, इसके लिए बहुत ही फेमस है। तो ये था 4 ऑल ओवर इंडिया जो हमारे 4 धाम है, ये उसकी मैपिंग के साथ इस इशू को मैंने अभी डिटेल में डिस्क्राइब किया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अब जो अगला टॉपिक है वो है टीपू सुल्तान के ऊपर। ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में मतलब 1782 से 99, 1782 से लेकर के 99 तक में ये मैसूर के रूलर थे, ठीक है। तो अब इनके ये जो बेसिकली आर्टिकल था, ये मतलब इनमें बहुत कुछ खास कंटेंट था नहीं। मतलब ये बेसिकली एक पॉलिटिकल इश्यूज़ या कम्युनल इश्यूज़ वगैरह पे इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया था। मैंने वहाँ से कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैंने उसको फ़िल्टर करके ये नोट्स बनाए हैं। सो चलिए हम आगे देखते हैं। तो इस आर्टिकल में बेसिकली टीपू सुल्तान को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है ना, तो उसके बारे में बात किया गया है। तो एक पहला ग्रुप था जैसे कि ब्रिटिश लोगों का, है ना, एक जो ब्रिटिश रूलर थे, तो उनके क्या ओपिनियन थे टीपू सुल्तान को लेकर के। उसके बाद जैसे हमारे देश में जब कम्युनल रिफ्ट बढ़ा, है ना, लोग हिंदू मुस्लिम ये सब करने लगे, तो उसके बाद जो इशू बढ़ता है, कम्युनल इश्यूज़ बढ़े हैं, तो फिर अब जो उनको कैसे पोर्ट्रे किया जाता है, तो ये 2 चीज़ों के बारे में बात की गई है।
तो सबसे पहले टीपू सुल्तान जी का जो कार्यकाल था, उनका जो शासनकाल था, वो 1782 से 1799 के बीच में था। और देखिए 1782 में क्या था, यहाँ पे मतलब एंग्लो मैसूर वॉर ये उस समय जारी था। तो इस समय क्या था, 82 के पास में इनके जो फादर थे, दैट इज़ हैदर अली, है ना। इनके जो फादर थे हैदर अली, वो उस समय लीड कर रहे थे, बट 82 में फिर उनके फादर की डेथ हो गई युद्ध के दौरान। तो उसके बाद फिर टीपू सुल्तान, फिर वो उनका शासन शुरू होता है। उसके बाद यहाँ पर जो ब्रिटिश ओपिनियन था इनके प्रति, है ना, उसके बारे में बात की जा रही है। देखिए टीपू सुल्तान वन ऑफ द पहले किंग थे जिन्होंने ब्रिटिश रूल के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना, उनकी जो खतरनाक इरादे हैं, इन्होंने उसको पहले भांप लिया था, है। दैट्स वाई। तो और ये जब ये ब्रिटिश लोगों के आगे ये झुके भी नहीं, इन्होंने सरेंडर नहीं करा था, है ना, कि हमने ब्रिटिश से दोस्ती कर ली, हमने ब्रिटिश से हेल्प मांग लिया, नो नेवर। उन्होंने ब्रिटिश के साथ मतलब बहुत करेजलेसली उन्होंने फ़ाइट किया था, उन्होंने बैटल्स लड़े थे, बैटल्स लीड किया था। प्लस उन्होंने मतलब जैसे कि फ्रांस के साथ, है ना, उस समय यूरोपियन में इंग्लिश, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में टसल चलते रहती थी। तो उन्होंने ब्रिटिश के खतरे को भांपते हुए उन्होंने फ्रांस जैकोबियन क्लब के साथ भी फिर उन्होंने फ्रेंडशिप वगैरह की थी। तो जब ब्रिटिश लोगों को पता चला था ना, तो उनको मतलब टीपू सुल्तान से थोड़ा डर लगता था, है ना। उनको समझ में आ गया था कि टीपू सुल्तान एक बहुत ही खतरनाक राजा उनके लिए साबित हो सकते हैं और उनके एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ में एक रोड़ा बन सकते हैं। तो दैट्स वाई वो उनको फियर था टीपू सुल्तान के प्रति। तो दैट इज़ जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, है ना, ये हो गए हमारे ब्रिटिश रूलर। तो जब उन्होंने टीपू सुल्तान की पोटेंशियल को एहसास कर लिया था, दैट इज़ फाइनली अ वर्दी अपोनेंट, आवर बैटल विल बी लीजेंडरी। तो ये उनकी माइंडसेट थी उस समय टीपू सुल्तान के प्रति। तो यहाँ पे बात किया जाता है, ये बताता है कि जो ब्रिटिश के लोग थे तो ऑब्वियसली मतलब वो डरते थे, उनके मन में बहुत सारी मतलब वो अपने मन में विचित्र प्रकार की कल्पनाएं बनाते थे कि कैसे होंगे, क्या होंगे। उसके बाद फिर जैसे कि बहुत सारे ब्रिटिश आर्टिस्ट, है ना, ब्रिटिश आर्टिस्ट बहुत सारे ऐसे थे जो कभी इंडिया आए नहीं, है ना, जो कभी इंडिया आए नहीं, जैसे कि रॉबर्ट कर पोर्टर, फिर डेविड विल्की, हेनरी सिंगलटन, ये जो थे ये कभी इंडिया आए नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने मतलब टीपू सुल्तान के प्रति ढेर सारे पोर्ट्रेट्स बनाई, मतलब जब उनकी डेथ हुई थी, है ना। और हालांकि उनकी जो डेथ का कारण है, ये आर्टिकल में मेंशन है कि उनकी डेथ का एग्जैक्ट जो रीज़न है वो नहीं पता चला है कि एग्जैक्ट किस रीज़न से फिर उनकी डेथ हुई थी। ऑलराइट। तो खाली बस उनकी डेड बॉडी मिली थी उनके सैनिकों के साथ। उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर एक जनरल है, दैट इज़ कहाँ गया, हाँ, जनरल डेविड बार्ड। तो इन्होंने उनकी बॉडी को फाइंड आउट किया था। तो जब इन्होंने उनकी बॉडी को फाइंड आउट किया था, तो वहाँ के जो ये पेंटर है यूरोपियन, उन्होंने फिर बहुत ही मेलोड्रामेटिक पोर्ट्रेट बनाए कि उनकी फैमिली बहुत दुखी है, ऐसे ऐसे करके, है ना। उनकी डिफीट और डेथ को फिर उन्होंने मतलब सिस्टमेटिकली पोर्ट्रे किया, ताकि मतलब लोगों के मन में फिर धीरे धीरे जो टीपू सुल्तान के प्रति सिंपैथी वगैरह है ना, उसको फिर कम किया जा सके, ब्रेन वॉश किया जा सके। तो इस तरीके से उन्होंने टीपू सुल्तान को पोर्ट्रे किया। उसके बाद यहाँ पर आता है, इसके बाद फिर यहाँ पे बात करते हैं मतलब टीपू सुल्तान के शासन की। उन्होंने मतलब क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया था। जैसे कि आप देख सकते हो सेरिंगापत्तम ये टीपू सुल्तान से एसोसिएटेड प्लेस है। तो यहाँ पे उन्होंने मतलब टीपू सुल्तान जी ने बहुत सारे मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें उन्होंने बना करके रखी थी, ऐसा आर्टिकल में कहते हैं। दैट इज़ कार्टून, स्केट्स, प्लेस, चिल्ड्रंस गेम, डिज़ाइन गेम, राइटिंग पेपर, सिगरेट कार्ड, शिप, सूप टॉरेंस। तो ये मतलब बहुत सारे आर्ट ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे फाइंड आउट हुए। उसके बाद फिर जैसे कि इंडिया में एक अमर चित्रकथा बोल के मैगज़ीन है, तो वहाँ पे फिर ये जो लिटरेरी सोर्स है, वहाँ पे फिर उनको मतलब उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कही गई। उसके बाद फिर इनको इमोर्टलाइज कर दिया गया, अमर व्यक्तित्व उनको बना दिया गया। और इनको कॉन्स्टिट्यूशन में भी मतलब एंटी कॉलोनिज़म ऐसा उनको एम्बलम मतलब उनको पोर्ट्रे किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि वो एक एंटी कॉलोनिज़म के सिंबल हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, वो सबसे पहले थे, वन ऑफ द अर्लीस्ट, जिन्होंने ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के खतरे को भांपा था। उसके बाद अगला टॉपिक आता है उस समय के जो गवर्नर जनरल थे उनका। देखिए उस समय 99 में हमारे गवर्नर जनरल थे इंडिया में उस समय, दैट इज़ रिचर्ड कोली वेलेस्ली। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये जनाब है, ये हैं रिचर्ड कोली
वेलेस्ली। तो ये उस समय जनरल थे जिन्होंने टीपू सुल्तान के अगेंस्ट वो बैटल वगैरह लीड करे थे। और इस बैटल में इनके जो ब्रदर थे दैट इज़ आर्थर वेलेस्ली जो बाद में यूरोप में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन भी बने थे, तो इन्होंने इसको असिस्ट करा था। देखिए मेन बात है ना कि ऐसे तो एक लाइन पे बोल सकते हैं कि उस समय वेलेस्ली हमारे गवर्नर जनरल थे, किंतु अभी जस्ट 2-3 साल के बैकग्राउंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मतलब यूपीएससी ने पूरा नाम भी पूछा था, मतलब फुल नेम वगैरह भी यूपीएससी ने पूछा है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे बता दिया। और प्लस यहाँ पे इनके ब्रदर भी यहाँ पे इन्वॉल्व थे, दैट्स वाई तो थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि जो हमारे जो गवर्नर जनरल थे वो रिचर्ड थे, और उनके ब्रदर थे आर्थर वेलेस्ली जो यहाँ पर आए थे। उन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट किया, युद्ध में उन्होंने टैक्टिक्स बनाए, है ना, और यहाँ से जो भी उन्होंने युद्ध नीति सीखी वो उन्होंने फिर अपने यूरोप में जाके इम्प्लीमेंट किए, और आफ्टर दैट वो वहाँ के ड्यूक ऑफ वेलिंगटन फिर बाद में बने। इनके और तीसरे भाई भी थे, दैट इज़ हेनरी वेलेस्ली, जो अपने दोनों भाइयों के अंडर मतलब उनके गाइडेंस में उनके अंडर डिप्लोमेट का वो काम किया करते थे। तो ये थी इनकी ब्रीफ फैमिली हिस्ट्री। नाम याद रखिएगा, डिफ्रेंसिएशन याद रखिएगा। ऑलराइट, उसके बाद फिर आगे आता है यहाँ पर ये तो थी मतलब उनको कैसे फॉल्स पोर्ट्रे किया जा रहा है टीपू जी को, है ना, किंतु उनकी जो अच्छाइयाँ थी, उनके जो शासन व्यवस्था की जो अच्छी बातें थी उनको भी पोर्ट्रे किया गया है। जैसे कि हो गया 19th सेंचुरी मैसूर में वहाँ पे जो लावनी नृत्य होता है, लावनी बेसिकली महाराष्ट्र की फोक डांस है ना, महाराष्ट्र की फोक डांस है और उनको वुमेन परफॉर्म करती हैं। तो ये हो गया लावनी में। यहाँ पे मतलब टीपू सुल्तान जी को प्रेज़ किया जाता है, जैसे कि मतलब उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट अपना बहुत ही फर्म स्टैंड लिया। उसके बाद फिर उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट जो उन्होंने स्टेप्स लिए, उसके बाद फिर टोडी, गांजा, ओपियम, गैम्बलिंग, इलिसिट रिलेशनशिप, तो इस तरह से उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, क्योंकि ये गैम्बलिंग, इलिसिट रिलेशनशिप, गांजा, टोडी, ये ऑब्वियसली जो ह्यूमन एम्पावरमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट है, उनकी सेफ्टी को इंडेंजर करता है। आफ्टर दैट बहुत सारे ऐसे बैलेट्स है जो टीपू सुल्तान जी के जो उनकी वैलोर है, उनकी जो वीरता है, वो उसको भी वो लोग ग्लोरीफाई करते हैं। और उनके जो मतलब ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट्स है जैसे कि मीर सदक, उनके बारे भी बताते हैं कि वो लोग कितने ब्रेव थे। उसके बाद हैदर एंड टीपू सबड्यूड पालेगर्स एंड टेरिफाइड हिंदुस्तान। देखिए यहाँ पे ऐसा केस है कि मतलब इनके जो फादर थे दैट इज़ हैदर अली, वो उस समय के जो मतलब हिंदू रूलर थे दैट इज़ पालेकर, फिर उन्होंने स्टेप डाउन किया था और फिर वो खुद राजा बने थे। तो यहाँ पे ये केस है। बाद में ब्रिटिश ने क्या किया था, टीपू सुल्तान को हराने के बाद तो वापस से जो ओल्ड डायनेस्टी थी उसको फिर उन्होंने हैंड ओवर कर दिया था, ये था। उसके बाद पीजेंट, अगला टॉपिक आता है हमारा, जैसे कि पीजेंट्स, है ना, वहाँ पे जो हमारे खेती बाड़ी मजदूरी थी, तो फिर उनकी क्या परिस्थिति थी। तो ऐसा मतलब बोला जाता है कि टीपू सुल्तान जी के काल में जो पीजेंट थे वो बहुत ही पीसफुल और प्रॉस्पेरस थे, किंतु उसी समय में अगर हम अलग पार्ट्स को कंपेयर करते हैं तो उनकी जो परिस्थिति थी पीजेंट्स की, वो पुअर थी और पिटी थी। जैसे कि आप मॉडर्न हिस्ट्री की जो बुक है बिपिन चंद्रा की, तो अगर आप उसमें टीपू सुल्तान के बारे में जब उनका जो चैप्टर है जब आप वो रीड करोगे तो वहाँ पर उन्होंने बताया है कि वहाँ के जो पीजेंट्स थे वो प्रिटी पीसफुल थे, प्रॉस्पेरस थे, है ना, और उन्होंने मतलब जो उनकी अच्छी खेती थी, अच्छे काम थे, तो उनको रिवॉर्ड भी दिया जाता था। और फिर उनको डेप्थ या जो भी मतलब इलीगल जो भी रूल्स थे या एक्शंस वगैरह थे तो फिर उनको प्रोटेक्ट भी किया जाता था। दैट्स वाई वहाँ की पीजेंट्री काफ़ी पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस थी। और ये देख के मतलब जो अंग्रेज़ थे उस समय के, उनको भी बहुत हैरत हुई थी, क्योंकि बाकी देश में जो बाकी पीजेंट्स थे उनकी तो हालत बहुत ख़राब थी, उन्होंने अच्छे से उनका खून चूस लिया था। आफ्टर दैट यहाँ पर जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया अमर चित्र कथा, उन्होंने टीपू सुल्तान जी को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से फिर उनको मतलब उन्होंने उनको उपाधि दी, किंतु यहाँ पे उनकी एक फेलियर बताई जा रही है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा इसको हिस्टेरिकल रिसर्च वगैरह में फिर उनको ला नहीं पाए। उसके बाद फिर यहाँ पे और एक डायलॉग था दैट इज़ ये है कि टीपू सुल्तान जी ऐसा कहा करते थे कि इट्स बेटर टू बी अ लायन वन डे रादर देन लिविंग एज अ शिप। मतलब आप एक दिन
आप एक दिन शेर या बाघ के जैसा जियो, ना कि आप एक भेड़ या बकरी के जैसा ज़िंदगी जियो। तो वो ब्रेव थे बहुत। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि हमारे जो भी हिस्ट्री है ना, हमारी जो भी हिस्ट्री होती है, तो उनका जो भी इंटरप्रिटेशन हो गया, या उनका जो भी सिनेमा का रोल है ना, या प्रेजेंट डे सोशल मीडिया उनका जो रोल है, फिर उसको बताया जाता है कि हमारे जो भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, तो हमको फिल्म, आर्ट, सॉन्ग, मूवीज़, पोस्टर, कॉमिक बुक, है ना, हम ये सब के थ्रू भी हम उनको मतलब डिस्कोर्स में ला सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितनी मेहनत करी थी। उसके बाद यहाँ पर एक एक्चुअली क्रांतिकारी रिबेलियन है, इनके बारे में बताया गया है, दैट इज़ मराडू पांड्या ब्रदर्स, है ना। तो देखिए ये ना एक्चुअली इतना अनकॉमन है कि आपको अपने कन्वेंशनल बुक्स में नहीं मिलेंगी, है ना। तो चूँकि पेपर में था, आर्टिकल में था, तो मैंने उसको फटाक से पिक कर लिया। दैट इज़ मरादू पांड्या ब्रदर्स। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अपोनेंट्स थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अपोनेंट्स थे, और इन्होंने ग्रेट साउथ इंडियन रिबेलियन को लीड किया था। दैट इज़ 1800 से 1801 में। तो इसका क्रोनोलॉजी भी दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली आप इसको ध्यान में रखिएगा। मराडू पांड्या ब्रदर्स ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अपोनेंट थे, और इनका जो कार्यकाल था, जो समय था, वो दैट इज़ 1800 से 1801 का था। तो इसी के साथ ये जो टॉपिक है ये अभी ख़त्म होता है। चलिए हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है इकोनॉमी से रिलेटेड, और ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप, बायलैटरल रिलेशनशिप विथ चाइना, ये उसको भी कैटर करता है। तो ये बेसिकली न्यूज़ है कि अभी हाल ही में रिसेंटली राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में एक पार्लियामेंट्री पैनल है, दैट इज़ कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर, दैट इज़ पार्लियामेंट्री पैनल ऑन कॉमर्स। इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट राज्यसभा में प्रस्तुत करी, और इन कमेटी के जो हेड थे वो कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ये सर थे। तो इन्होंने एक टेबल जो रिपोर्ट अपनी रखी है, तो उसके हिसाब से इनका कहना है कि मतलब अभी जैसे कि कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो इससे जो भी मतलब एंटी चाइना जो भी मतलब अपॉर्चुनिटी हमें मिला कि हम वहाँ से जब चाइना से, जिसे मतलब फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं, वहाँ से जो कंपनीज बाहर निकली तो हम उनको फिर इंडिया में ले करके आए, है ना। तो जैसे कि ये इधर हमारा प्यारा देश इंडिया, फिर यहाँ पे चाइना, तो यहाँ से जो कंट्रीज़ बाहर आई तो हम उनको इंडिया में ला पाएँ। तो ये काम कर पाने में जो गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री है, तो वो फेल हो गई है ना। यहाँ से जो कंपनीज निकली भी हैं तो वो जैसे कि जो दूसरे नेबरिंग कंट्रीज़ है, जैसे कि इधर हो गए जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है वो वहाँ शिफ्ट हो गई है, जैसे कि थाईलैंड, कंबोडिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, तो वो वहाँ शिफ्ट हो गई, है ना, इंडिया नहीं आ पाई। तो इसको ये बेसिकली भी बता रहे हैं अपनी रिपोर्ट में। तो ये इस रिपोर्ट में इन्होंने अभी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, दैट इज़ इंडिया हैज़ नॉट बीन एबल टू टेक एडवांटेजेस ऑफ चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है, दैट इज़ व्हाट इज़ चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, है ना। तो देखिए आप ऑप्शन ए में देख सकते हैं कि ये चाइनीज़ कंपनी है, एक वन प्लस बोल के भी चाइनीज़ कंपनी है। तो क्या ये चाइनीज़ कंपनी है वन प्लस, या फिर ये चाइना की कोई डिप्लोमेसी है, या कुछ भी कोई आगे की। तो देखिए चाइना वन प्लस स्ट्रैटेजी जो है, देखिए ये यहाँ पे और एक चीज़ आता है, वन चाइना, है ना। यहाँ पे चाइना बहुत वन करता है, दैट इज़ वन चाइना। तो वन प्लस स्ट्रैटेजी है कि चाइना से जो बेसिकली जो फैक्ट्रीज निकली, तो फिर उसको जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, दैट इज़ चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। उसके बाद एक है वन चाइना पॉलिसी। तो वन चाइना पॉलिसी कहती है कि बेसिकली जो भी इधर ताइवान हो गए, या जो भी उनके डिस्प्यूटेड आइलैंड कंट्रीज़ हैं, तो वो सारे चाइना ही हैं। मेनली चाइना का हिस्सा है, वो कोई दूसरी चाइना नहीं है। मतलब चाइना जो भी अपने आइलैंड पे, है ना, जो भी अपने राइट्स एक्सर्ट करता है, उसको अपने अंदर लाना चाहता है, तो ये चाइना की टेरिटोरियल पॉलिसी का हिस्सा है कि चाइना ये सारे आइलैंड से मिल के बनाया, दैट इज़ वन चाइना पॉलिसी। उसके बाद फिर यहाँ पे फिर आगे बोला जाता है कि वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, ये जो बेसिकली साउथ ईस्ट कंट्रीज़ है, तो ये सब वहाँ पे शिफ्ट हो गए, इंडिया नहीं आ पाए, ये लोग इनके बिगर बेनिफिशरीज़ हैं। अगला पॉइंट आता है API, दैट इज़ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये जैसे कि जो मेडिसिन वगैरह बनती है ना, तो ये उसके बेसिक सॉल्ट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो ये मेडिसिन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए यहाँ पे और एक चीज़ है कि इंडिया, है ना, इंडिया हम ग्लोबल फार्मेसी हैं,
है ना, हम चीपर, सस्ते, है ना, अच्छे क्वालिटी के जेनरिक मेडिसिन हम प्रोड्यूस करते हैं, किंतु जो APIs है ना जिससे मेडिसिन एक्चुअली बनती हैं, है ना, जो बहुत फंडामेंटल यूनिट हो गई फार्मास्यूटिकल्स, तो वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो उस रॉ मटेरियल की वजह से हमारे जो इंपोर्ट्स हैं ना चाइना से, वो भी अच्छे खासे हमारे बढ़ चुके हैं। तो हम चाइना पे हमारे इसके प्रति डिपेंडेंसी है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री है बेसिकली, फिर उन्होंने भी अपना डेटा दिया, है ना। उस डेटा में भी उन्होंने बताया कि हमारा जो वैल्यू है, वर्थ है API का, वो उन्होंने प्रेजेंट किया। वो बोलते हैं, मिनिस्ट्री की रिपोर्ट बताती है कि ईयर 2022 से 23, ये जो फिजिकल ईयर है, टिल November 30, द वैल्यू ऑफ टोटल इम्पोर्ट्स ऑफ API वो कितनी थी? दैट इज़ 27,209 करोड़, दैट इज़ 27,209 करोड़, है ना। उसमें से ये जो चाइना से जो हमारा इंपोर्ट था वो था 18,973, 18,973 करोड़। तो मतलब इसमें जो हम लोग ऑलमोस्ट जो हमारा 70% है API का, वो तो चाइना को ही जा रहा है। दैट्स वाई। और ये जो इंपोर्ट है वो हमारा, मतलब जब हमारा चाइना के साथ हमारे बॉर्डर क्लैशेस चल रहे थे, है ना, गालवान वैली में, है ना, तो वहाँ पे भी ये इंपोर्ट मतलब कंटिन्यू था। ऐसा नहीं था कि इंपोर्ट हमारा घट गया था। इतने स्ट्रैटेजिक डिस्प्यूट के बावजूद हमारा चाइना से इंपोर्ट हमारा चल रहा था। और आगे मैंने लद्दाख गालवान वैली पे एक डिटेल्ड मैपिंग लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है। मैंने उसे डिस्क्रिप्शन में भी उसे पिन किया हुआ है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो, मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हो, तो आप इसे देखना मत भूलिएगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने भी फिर बोला कि देखिए ऐसा नहीं कि हमने कुछ स्टेप नहीं किया, उन्होंने भी डिफेंड किया हो। तो गवर्नमेंट ने बताया कि हमने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं, दैट इज़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो ये एक बहुत ही ना मतलब फेमस स्कीम है गवर्नमेंट की। जैसे कि आप इकोनॉमी पढ़ोगे, स्कीम्स पढ़ोगे, इंडस्ट्री पढ़ोगे, है ना, तो इंडस्ट्रीज़ अभी जो भी बहुत ही, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हो गई, है ना, तो यहाँ पे मतलब इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए कि वो स्टैंड अप करे, वो भी आगे बढ़े, तो यहाँ पे एक स्कीम है दैट इज़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो ये थी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ को इंसेंटिव्स दें ताकि वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो। उसके बाद हम गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की कि हम उनको एक बिज़नेस इन्वायरमेंट दे सके कंट्री में, जैसे कि लेबर लॉज हो गए, है ना, ये भी था, अभी बहुत न्यूज़ में था, लेबर कोड हमारा हो गया, है ना, वेज कोड हमारा हो गया, ये सब में करना। उसके बाद मिनिस्ट्रीज़ ने मतलब बहुत सारे जो रूल्स थे, पुराने एक्ट्स वगैरह थे, फिर उन्होंने मतलब उसको स्क्रैप किया, नए अच्छे अच्छे स्कीम्स लाए ताकि जो ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है, ये वर्ड बहुत अच्छा है, इसे आप याद कर लीजिएगा, दैट इज़ ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। आप इसको GS में भी, GS2 पॉलिटी गवर्नेंस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, वे फॉरवर्ड में, कंक्लूजन में, ऐसे में, एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हो इनफैक्ट। तो ये जो ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये काम आएगा। तो ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस को फिर उन्होंने प्रायोरिटी किया। उसके बाद इन्वेस्ट इन इंडिया उन्होंने लाया है, ये स्कीम लाया ताकि China +1 स्ट्रैटेजी को फिर इन्हांस किया जा सके। आफ्टर दैट गवर्नमेंट इन्फॉर्म दैट इंडिया हैज़ साइन। देखिए अब ये जो है ना, मतलब ये मार्च है ना, ध्यान रखिएगा, ये मार्च 23 के हिसाब से राज्यसभा में दी हुई रिपोर्ट है ना, तो इसके हिसाब से गवर्नमेंट ने, इंडिया ने अभी तक 13 FTA साइन किए हुए हैं और 6 प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्डर है ना, कि अभी तक हमने मार्च 2023 तक में 13 फाइनली साइन कर लिए हैं और 6 PTA प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। तो देखिए ये जो बेसिकली होगा ना, फ्री ट्रेड और प्रेफरेंशियल ट्रेड, तो ये दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस है जिसको मैं अपने आने वाले इकोनॉमी के डिस्कशन वीडियो में मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सो मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टे ट्यून विथ मी। उसके बाद गवर्नमेंट बोलती है कि हम अभी जैसे कि UK हो गया, कनाडा हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, हम उनके साथ अभी जो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो अभी नेगोशिएशंस अभी चल रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले साल तक में हम उनको कंक्लूड कर लेंगे। तो ये गवर्नमेंट ने बताया कि देखिए हमने इतने तो स्टेप्स हमने लिए ही थे। उसके बाद पूरा प्रोसेस होने के बाद जो कमेटी है वो अपने कुछ सजेशन देती है। कमेटी कहती है कि आपको गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए। तो कमेटी ने सजेशन देती है कि रैशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस must be due in synchronization with the international norms and laws to increase the competitiveness of domestic industries in the global market.
देखिए यहाँ पे बहुत सारी की टर्म्स हो गई, जैसे कि डायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि जैसे हमारी जो इंडिविजुअल इनकम होती है, कॉर्पोरेट टैक्सेस होते हैं वो हो गए। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि अब तो जीएसटी आ गया है, तो इसको हमें अच्छे से रैशनलाइज करना चाहिए। फिर इंडिया के लिए जो भी हमारे डोमेस्टिक फर्म्स है या इंटरनेशनल लॉज हो गए, इंटरनेशनल नॉर्म्स है, तो उनके साथ फिर इनको सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, है ना। आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, रैंडम नहीं होना चाहिए। और हमें ऐसे अपने टैक्स सिस्टम को रखना है कि जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज है वो भी फ्लरिश करे ग्लोबल मार्केट में। देखिए टैक्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंपनी को फ्लरिश करने में। तो जब तक गवर्नमेंट उनको टैक्सेशन के मैटर पे उनको इंसेंटिव्स या उनको सपोर्ट नहीं करती है, किसी कंपनी का ग्रो करना ये दिक्कत का साबित हो सकता है। उसके बाद कमेटी उनको सजेस्ट करती है गवर्नमेंट को टू परस्यू फ्री और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विद कंट्रीज दैट सीक टू इन्वेस्ट इन इंडिया अंडर द China+1 स्ट्रैटेजी। तो कमेटी यहाँ पे बोलती है कि कोई भी कंट्रीज़ है जो चाइना से बाहर आ रही हैं और इंडिया में फिर इन्वेस्ट आके करना चाहती हैं, तो उनको China+1 एक डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और इस स्ट्रैटेजी के अंदर उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। या तो फ्री एग्रीमेंट हम कर ले या तो हम प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कर ले ऐसी कंट्रीज़ के साथ। तो इस तरीके से हम China+1 स्ट्रैटेजी को हम अपने तहत हम अपनी इंडिया की, है ना, इंडिया में हम इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, कंपनीज़ को ला सकते हैं, है ना, डोमेस्टिक कंपनी को हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हमारा ये जो टॉपिक है दैट इज़ जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो जैसे कि हम जानते हैं जीएसटी जो कि 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था पूरे देश में, और इसका मोटो था पूरे कंट्री में फिस्कल फेडरलिज्म को प्रमोट करना, ये इसका मोटो था। किंतु उस समय क्या हुआ था, इसकी जो बाकी की जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन थी वो तो आ गई, किंतु जो अपीलेट ट्रिब्यूनल था, मान के चलिए अगर कोई इश्यूज़ है ना, इश्यूज़ हो गया, सेटलमेंट इशू हो गया, तो उसको सुनवाई करने के लिए या बड़े कोर्ट में अपील करने के लिए जो ट्रिब्यूनल चाहिए था वो उस समय नहीं स्थापित हो सका था। तो अब यहाँ पे लोकसभा ने इसकी स्थापना को पारित कर दिया है। अब जो बिल आया था लोकसभा में, पार्लियामेंट में, दैट इज़ फाइनेंस बिल, वो उसमें ढेर सारे मतलब जो कि अमेंडमेंट्स वगैरह प्रपोज किए गए थे कि हम कैसे मतलब जीएसटी को और अच्छा बना सकते हैं, कैसे ट्रिब्यूनल हम सेटअप करें। तो उन्होंने अब उस चीज़ को क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि प्रोविज़न इन्होंने बनाए हैं कि हर एक स्टेट में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल हम इस्टेब्लिश करेंगे और इसका जो प्रिंसिपल बेंच होगा वो दिल्ली में होगा। ऑलराइट, तो हर एक स्टेट में होगा, है ना, ईच एंड एवरी स्टेट में, नॉर्थ साउथ इंडिया हर एक जगह होगा। आफ्टर दैट दिल्ली इसका प्रिंसिपल बेंच होगा। उसके बाद जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो भी हमारे अनसॉल्व लीगल मैटर्स थे वो अक्यूमुलेट हो रहे थे। मतलब कोर्ट में भी जब आप GS2 जुडिशरी पढ़ोगे तो वहाँ पे भी एक जुडिशरी का बहुत ही मेजर इश्यूज़ है कि पेंडिंग केसेस, है ना, पेंडिंग केसेस सरकार के बहुत सारे, इसमें भी सरकार जो इश्यूज़ रहते हैं वो भी इसमें पेंडिंग रहते हैं बहुत सारे। तो इनकम टैक्स रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं तो केस पेंडिंग रहेंगे, है ना, तारीख पे तारीख, और फिर जो लोग हैं फिर उनको जस्टिस नहीं मिलेगा, उनको डिले होगा। तो दैट्स वाई ये सब सारी चीज़ें मतलब बार बार सामने आ रही थी। और ऑब्वियसली अगर जीएसटी चूँकि इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है, टैक्सेशन से रिलेटेड है, तो हमारी इकोनॉमी पे भी इसका बुरा असर पड़ता। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब जीएसटी अपीलेट को उन्होंने मतलब अप्रूव कर दिया है। तो इससे क्या बेनिफिट्स होंगे? ऑफ कोर्स अब जो हाई कोर्ट्स का बर्डन है या सुप्रीम कोर्ट पे जो केसेस का बर्डन है अब वो कम हो जाएगा, और जो हमारे टैक्स पेयर हैं अब उनको राहत मिलेगा और जल्दी जल्दी जो उनके केसेस हैं अब वो सॉल्व होंगे। अगला टॉपिक है दैट इज़ मेंबरशिप ऑफ बैंड आउटफिट इज़ क्राइम अंडर UAPA। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना एक रिसेंट जजमेंट दिया है, और ये जो पर्टिकुलरली टॉपिक है ये हमारे सिलेबस के GS3 इंटरनल सिक्योरिटी, इस टॉपिक को ये बेसिकली कैटर करता है। तो ये जो आर्टिकल है इसमें कुछ टर्म्स हैं, मैं पहले उन्हें डिस्क्राइब कर देती हूँ। सबसे पहले तो जैसे कि कोई ग्रुप हो गया, पर्टिकुलरली हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह को देखते हैं, सिविल ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो हम उससे कभी कभी उन्हें ज्वाइन भी करते हैं। हमारी सोसाइटी होती है, हम उसका हिस्सा होते हैं। तो यहाँ पे एक होता है एक्टिव मेंबरशिप, पहला हो गया एक्टिव मेंबरशिप, जिसमें हम किसी भी, जैसे मान लीजिए अगर वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, अगर उन्होंने कोई भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज़ की, है ना, कोई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, डांस,
या फिर कोई भोज हुआ, खाने पीने का कोई फेस्टिवल हुआ, तो हम वहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। हम उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसके प्रोग्राम्स का, इवेंट्स का हम हिस्सा होते हैं। और फिर होता है एक मेयर मेंबरशिप। एक मेयर मेंबरशिप, ये एक टर्म है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए यूट्यूब में, है ना, बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं। तो हम मान लीजिए अगर किसी यूट्यूबर को, अगर हमें कोई पसंद आता है ना, तो अगर हमें कोई पसंद आता है तो हम उसके वीडियोस को बार बार देखते हैं। वो जो भी वीडियोस क्रिएट करते हैं, हम उन्हें सर्च कर करके भी हम उनकी वीडियोस को वॉच करते हैं। किंतु कुछ ऐसे भी यूट्यूब चैनल्स होते हैं, मतलब हमने जस्ट उनका सब्सक्रिप्शन ले लिया और उसके बाद फिर रहने दिया। मतलब उसके बाद फिर हमने दोबारा उनकी वीडियोस नहीं देखी, या साल में एक बार दो बार वीडियोस देख ली, तो ये जस्ट इसे कह लेंगे हम मेयर मेंबरशिप। तो सिमिलरली ये जो टेररिस्ट आउटफिट होते हैं, तो या जो भी ग्रुप होता है, उसमें क्या हो गया कि उसके कंटेक्स्ट में इसका क्या मायने हो गए, एक्टिव मेंबरशिप और मेयर मेंबरशिप का। एक्टिव मेंबरशिप हो गया, मान लीजिए कोई भी पर्सन है, अगर उसको पता है कि ये जो ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी इलीगल काम गतिविधि में शामिल है, तो फिर वो भी उसमें काम धंधा करता है, अपना हाथ बटाता है, हिस्सेदारी करता है ना, खून बहाना या फिर किसी क्राइम को एक्ट करना या सपोर्ट करना, असिस्ट करना, एक्सेट्रा। तो वो कहलाएगा एक्टिव मेंबर। मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जिसको उतना पता नहीं था, उसको एक्चुअल बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं था, उसने मतलब अनजाने में उसकी मेंबरशिप ले ली, अज्ञानतावश उसकी मेंबरशिप ले ली, लेकिन वो उसका एक्टिव हिस्सा नहीं है। मतलब वो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं है, वो कोई वहाँ पे काम, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, बस मेंबर है, लेके रख लिया है, बस पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये हो गया बेसिकली मेयर मेंबरशिप। तो अब इसके कंटेक्स्ट में कुछ जजमेंट आई है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को मतलब क्लैरिफाई किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं UAPA की। तो ये एक एंटी टेररिस्ट लॉ है। उसके बाद फिर और एक ऐसा केस होता है कि मान लीजिए वो उनका जो भी आउटफिट है, ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो बैन हो जाता है, तो अब कोई भी जो मेंबर है उसका, है ना, अब उसका कोई भी मेंबर है, तो अब वो ये नहीं बोल सकता है कोर्ट में जाकर के कि जैसा हमारा तो ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अंदर कि हम एसोसिएशन बनाए, हम क्रिमिनल लाइबल नहीं हैं, तो हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो अब ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये जो UAPA और इसके अंदर जो रीसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, इसको हमने डिस्कस किया। आप ये प्रोविजंस अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये जो लॉज है, सेक्शंस है, जो डेफिनेटली अभी न्यूज़ में है और ऑब्वियसली प्रीलिम्स में इसको पूछा जा सकता है, प्लस आप मेंस में आप इसको कोट कर सकते हो, तो ये हेल्पफुल होंगे। तो अब ऐसा क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक केस था, दैट इज़ उस केस का नाम था अरूप भूयान श्री इंद्रदास एंड रानिफ। ये एक केस था, उसमें उन्होंने क्या किया था, सेक्शन 10 क्लॉज 1 सब क्लॉज I टू एक्सक्लूड मेयर मेंबरशिप। तो ये UAPA एक्ट के अंदर ये जो सेक्शन है, सेक्शन 10A के अंदर उन्होंने क्या किया था, जो मेयर मेंबरशिप है उसको पनिशमेंट का कारण नहीं बताया था। ऑलराइट, तो ये पर्टिकुलर सेक्शन हो गया, ये ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो ये कि सेक्शन 10 क्लॉज A सब क्लॉज I, तो ये जो एक मेयर मेंबरशिप होती है, ये उसकी बात करता है, ये उससे रिलेटेड है। सबसे पहला बात तो ये हो गया है। और ये वाला जो मतलब ऐसा करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट का मतलब आइडिया उनको कहाँ से मिला, दैट इज़ अमेरिकन लॉ। यहाँ पे उन्होंने अमेरिकन लॉ, उनकी जो कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने ब्लाइंडली फॉलो किया। उन्होंने मतलब इंडियन कांटेक्स्ट को, इंडियन सर्कमस्टांसेस को, सोसाइटी, इकोनॉमी, उन्होंने ये नहीं उनको कंसिडर किया। और उन्होंने क्या किया, मतलब जो मेयर मेंबरशिप है, मेयर मेंबरशिप, तो इसको उन्होंने रीड डाउन किया। देखिए, अब रीड डाउन क्या होता है, क्या नीचे बैठ करके पढ़ना? नहीं, इसका मतलब होता है, ये एक फ्रेज हो गया, तो इसका मतलब होता है एक ऐसा डॉक्टराइन जिसमें मान लीजिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, उनकी जो ओरिजिनल प्रोविजंस है और अभी जो वर्तमान परिस्थिति, जो भी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस है, उनकी जो नीड है, उस हिसाब से जो लॉ है, लॉ को नैरोली इंटरप्रेट करना, मतलब ज़्यादा लॉ को इलाबोरेट मैनर में, होलिस्टिक मैनर में उनको एक्सप्लेन नहीं करना, उनको नैरो सेंस में उनको रीड करना। दैट इज़ फॉर एग्जांपल जैसे कि राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल
21 लिबर्टी। तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने आर्टिकल 21 को बनाया था तो क्या उनको इतना सारा कुछ पता था कि प्राइवेसी आएगा, राइट टू पीसफुल लाइफ आएगा, राइट टू डिग्निफाइड डेथ आएगा, और राइट तो उनको तो इतने सारे आइडियाज़ नहीं थे, है ना। तो उन्होंने फिर भी राइट टू मतलब प्राइवेसी, मतलब राइट टू डिग्निटी, 21 राइट टू लाइफ उन्होंने मतलब बनाया। उन्होंने तो कुछ थोड़ा बहुत सोच के ही बनाया था, वही 4-5 चीज़ें सोच के राइट टू लाइफ का प्रोविज़न उन्होंने रखा था। बट लेटर, है ना, अब जब 75 साल हमारी आज़ादी को होने जा रहे हैं तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे जजमेंट में बहुत सारा इवोल्यूशन करते हुए राइट टू लाइफ के जो स्कोप है इसको उसने बहुत एमिट को बहुत बड़ा बना दिया है। तो उन्होंने क्या किया है, इसको बहुत ब्रॉडर सेंस में इंटरप्रेट किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट बोलती कि नहीं भाई राइट टू लाइफ है, उसमें जो लिखा हुआ है हम सिर्फ उतना ही मानेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, तो वो जो एक्ट हुआ दैट इज़ कॉल्ड रीड डाउन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ को नैरो सेंस में इंटरप्रेट करना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिर क्या था कि इन्होंने फिर जैसे कि जो हमारे बीच डिफरेंसेस है इंडिया में, यूएस के लॉ में हमारे जो डिफरेंसेस है, तो इसको उन्होंने मतलब ज़्यादा अच्छे से एनालाइज नहीं किया, और उन्होंने फिर बोला कि नहीं भाई राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 क्लॉज 4 उसके अंदर जो सिटीजन्स के राइट है कि वो अपने एसोसिएशंस बनाएं, उनके साथ रहे, काम करें, तो ये उसका हिस्सा है। मेंबरशिप, मेयर मेंबरशिप भी फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। तो उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने अब अपना जो डिसीजन है उसको बदल दिया है। वो अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब अगर कोई मेयर मेंबरशिप भी है तो वो भी मतलब उसको भी क्रिमिनली लाइबल उसको माना जा सकता है, उसको भी जेल टर्म हो सकती है, उसको भी फाइन भी उसको भुगतना पड़ सकता है। तो अब वो क्रिमिनल एक्टिविटी है अगर वो किसी भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है तो। उसके बाद इसका और भी एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो यूएपीए एक्ट है, तो इसके बहुत सारे प्रोविजंस को सुप्रीम कोर्ट अब ब्रॉडली उन्होंने इंटरप्रेट किया है ना। यहाँ पे उन्होंने ब्रॉडली इंटरप्रेट किया है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि द डिक्लेरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन एज अनलॉफुल इज पब्लिकली नोटिफाइड, या ध्यान रखिए, पब्लिकली नोटिफाइड बाय सेंटर under section 3 of UAPA. This is naturally leads to the conclusion that every member, यहाँ पे है every member of the organization would know about the ban, the court reason। मतलब कोर्ट बोलता है कि अगर सेक्शन 3 ऑफ UAPA के अंदर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, आउटफिट को अगर बैन किया जाता है तो सभी मेंबर को पता होना चाहिए, और ये सभी मेंबर को जो पैसिव है, जो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, मेयर मेंबर है, तो उनको भी ये चीज़ सारी पता होनी चाहिए। उसके बाद ये बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट आगे कि सेक्शन 10 क्लॉज ए सब क्लॉज आई ऑफ द UAPA ये डील करता है मेंबरशिप ऑफ एन अनलॉफुल एसोसिएशन। The person says that where an association is declared unlawful by a notification issued under section 3 which has become effective under subsection 3 of that section, मतलब सेक्शन के अंदर और भी ढेर सारे सेक्शन है, सेक्शन 3 उसका फिर सबसेक्शन 3, a person who is continued to be a member of such शैल बी, मतलब इतने सेक्शन है, सेक्शन 3 तो मतलब इतने सारे याद कर लीजिएगा, मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, आप मैं से कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अपलोड कर दूंगी, आप इसे डाउनलोड करके इसको एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ये प्रोविज़न रखता है कि जो ऐसा मेंबर अगर बैंड ऑर्गेनाइजेशन का अगर पार्ट है तो उसको पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे बी एक्सटेंड टू 2 years। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली उन्होंने बोल दिया है कि उसको 2 साल तक उसको बढ़ाया जा सकता है, जेल टर्म हो सकता है, एक तो वो सिटीजन जेल जाएगा, और प्लस वो 2 साल तक की भी उसको हो सकती है, और प्लस वो उसको फ़ाइन भी भरना पड़ सकता है, ऑल्सो लाइबल टू फाइन, इसको फाइन भी भरना पड़ सकता है। उसके आगे कोर्ट कहते हैं कि द पर्सन हु लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर नॉट मेंबर एट द टाइम इट वाज डिक्लेयर्ड अनलॉफुल कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल अंडर सेक्शन 10 क्लॉज ए क्लॉज आई ऑफ द UAPA। अब देखिए ये तो था कि मतलब जो मेयर मेंबर है वो उनका था। अब मान लीजिए कुछ ऐसे भी सिटीजन हैं जो पहले ही मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन क्विट कर चुके हैं, है ना, वो पहले ही अपना ऑर्गेनाइजेशन क्विट कर चुके हैं, वो उस समय मतलब वो जो आउटफिट था, ऑर्गेनाइजेशन था, उसको बैन नहीं किया गया था। तो इस टाइम पीरियड में, है ना, जब उसको बिफोर बैन
या जस्ट जब उसको बैन किया गया है, तो इस टाइम में अगर कोई क्विट कर रहा है तो उसको फिर हम उसको क्रिमिनली लाइबल हम उसको नहीं बोल सकते हैं, उसको जेल नहीं जाना होगा, उसको फाइन नहीं भरना होगा। आफ्टर दैट कोर्ट बोलते हैं कि आर्टिकल 19 क्लॉज 4 विच मैंडेट दैट सिटीजन्स राइट टू फॉर्म यूनियंस और एसोसिएशन वाज सब्जेक्ट टू द पावर ऑफ स्टेट। मतलब आर्टिकल 19(4) देखिए, आप अपना लक्ष्मीकांत अगर आप रीड करते हो या जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, तो उसमें फंडामेंटल राइट्स है ना, तो उसमें फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये जो राइट टू फ्रीडम है ये अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और उनकी जो भी एक्सेप्शन है वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करे हुए हैं, तो आप उनको अच्छे से रीड कर सकते हो, याद कर सकते हो। एंड अपकमिंग लेक्चर वीडियोज़ में मैं खुद ये सारे टॉपिक्स बहुत एलॉबरेटेड मैनर में मैं डील करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून विद मी। उसके बाद स्टेट का मतलब पावर है कि वो अपने सिटीजन्स को मतलब उसमें सैंक्शंस या उनको रेगुलेट कर सके, उसमें प्रोहिबिशंस लगा सके, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। ऑलराइट, जो भी फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है कि कोई भी कुछ भी कर ले, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है। और वो एक्सेप्शन रेस्ट्रिक्शंस क्या है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑफ सोवरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, तो ये 4 टाइप के रेस्ट्रिक्शन केस यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, और इन्हें हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बोल सकते हैं कि हम अपने देश की उसकी संप्रभुता, उसकी अखंडता, और फिर जैसे कि लोक व्यवस्था है और मोरालिटी, मर्यादा, तो इनके नाम पे फिर हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हम लगा सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स उसके अंदर जैसे कि राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन हो गया, तो ये क्या है कि मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को पक्का से लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो चलिए हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अगला जो टॉपिक है ये हमारे GS2 हेल्थ इश्यूज़, GS3 AI टेक्नोलॉजी, ये इससे रिलेटेड है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारा जो भी मेडिकल सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, बायोमेडिकल सेक्टर है, या इसकी जो सिस्टर सेक्टर्स हैं, तो वहाँ पर जो भी AI का यूज़ होता है, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका जो यूज़ होता है, तो इसके इथिकल यूज़ के लिए कुछ रेगुलेटरी और गाइडेंस देने वाली जो फ्रेमवर्क है वो अभी जारी की गई हैं। तो सबसे पहले इसका जो अथॉरिटी कौन है, किसके अंडर ये सब सारा हो रहा है, तो दैट इज़ इसकी जो पेरेंट मिनिस्ट्री है, दैट इज़ हेल्थ मिनिस्ट्री, पहला बात ये। दूसरा, इसको प्रिपेयर किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च एंड ICMR आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेल दिल्ली, तो इन्होंने इसको प्रिपेयर करा है। तीसरा, इसको जो लागू करेगा दैट इज़ ICMR, इन्होंने इसको फिर प्रेजेंट किया है ICMR ने, और आगे इसका जो भी अपडेट होगा या जो भी इसका मॉडिफिकेशन वगैरह होगा तो ये आगे परिस्थितिवश वो भी किया जा सकता है इस गाइडलाइंस में। उसके बाद ये जो इनिशिएटिव है ये कंट्री की, हमारे देश की, इंडिया की पहली फर्स्ट ethical guidelines for application of artificial intelligence in biomedical research in healthcare। देखिए, ऐसे तो नॉर्मली हम डॉक्टर जानते हैं, हम डॉक्टर जानते हैं, सर्जरी जानते हैं, मेडिसिन जानते हैं, लेकिन डॉक्टर, सर्जरी, मेडिसिन, इसके अलावा भी और जो रिलेवेंट सेक्टर है जहाँ पे देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, मेडिसिन बनती है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं या और भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनती है, या बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के साथ नई टेक्नोलॉजी, नए टूल्स वगैरह इवॉल्व किए जाते हैं, और जो इनके हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, तो ये पूरा एक सिस्टम यहाँ पे काम करता है, एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री सिस्टम सेक्टर बोल लीजिए, तो वो एक काम करता है। तो ये उन सारे बायोमेडिकल जो फील्ड्स है वो सबको यहाँ पे कैटर करता है, कवर करता है। आफ्टर दैट ये जो गाइडलाइंस है इसका एम क्या है, तो इसका एम है एन एथिक्स फ्रेमवर्क विच कैन असिस्ट इन डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, एडॉप्शन ऑफ AI बेस्ड सॉल्यूशन इन द फील्ड स्पेसिफाइड। मतलब कोई भी ऐसे फील्ड है तो वहाँ पे AI को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, कैसे हम उनकी अच्छी तकनीकों को अपना सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए एक एथिक्स का फ्रेमवर्क बनाता है। उसके बाद अब इन्होंने इतने सारे जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, तो इसके पीछे उनकी कुछ तो उम्मीदें होंगी, एक्सपेक्टेशंस हो गए, आउटकम वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो उनका एक्सपेक्टेशन है कि टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड प्लेटफॉर्म
available for the benefit of largest section of common people with safety and highest precision। मतलब obviously very simple कि हमारा जो इतना हमारे सिटीजन्स है तो मान लीजिए उनको एक अफोर्डेबल मेडिकल फैसिलिटी उनको देनी है, तो उसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो यहाँ पे प्रिसीजन ऑब्वियसली मैटर करती है क्योंकि लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। तो यहाँ पे हाईएस्ट प्रिसीजन के साथ उनको सेफ्टी देना, उनकी रिकवरी, उनकी ट्रीटमेंट वगैरह इंश्योर करना। आफ्टर दैट ऑल्सो एड्रेसिंग emerging ethical challenges when it comes to artificial intelligence in biomedical research and healthcare delivery। मतलब देखिए अभी तो चूँकि AI अभी मतलब डेवलप हो रहा है, किंतु इसमें क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास इंटेलिजेंस है किंतु इमोशन, फीलिंग और जो ह्यूमन बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है, इंसानियत होती है, भावनाएं होती है, वो अभी नहीं है। तो ये मतलब इसमें दिक्कत कर सकता है ना, किसी इंसान से डील करने में, पेशेंट से डील करने में, परिस्थिति को समझने में, और प्लस उनकी फैमिली को भी जो उनकी परिस्थिति होती है उसको समझने में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी उतना कैपेबल नहीं है। तो जो भी इससे दिक्कतें होगी तो ये जो एथिकल गाइडलाइंस है तो ये उन सब सारी चीज़ों को डील करेगा। आफ्टर दैट ये जो गाइडलाइंस है तो इनके वेरियस प्रोविज़न्स क्या क्या है, तो हम प्रोविज़न्स की बात करते हैं। तो जैसे कि प्रोविज़न हो गए एथिकल प्रिंसिपल्स, गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर स्टेक होल्डर, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, एथिक्स रिव्यू प्रोसेस, गवर्नेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजर्स, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। पेशेंट की इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब होता है कि जो पेशेंट है या उसकी फैमिली है वो सारी परिस्थितियों से वेल इन्फॉर्म्ड है, उनको प्रॉफिट लॉस हानि जो भी उनके पॉसिबल चैलेंजेस हैं उनको सब पता है, और फिर उन्होंने हाँ बोला है उस प्रोसीजर के लिए अपने रिस्क पे। आफ्टर दैट अगला पॉइंट है कि द डॉक्यूमेंट इंटेंडेड फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स टू इन्वॉल्व इन रिसर्च ऑन AI इन बायोमेडिकल रिसर्च। मतलब जो भी स्टेक होल्डर्स, जो कि हमने तभी डिस्कस किया, आगे पहले डिस्कस किया है, एंड हेल्थ केयर, जैसे कि अब यहाँ पे क्या हो गया, क्रिएटर्स जो नई नई टेक्नोलॉजी, मेडिसिन या एक्सेट्रा अगर कुछ क्रिएट कर रहे हैं, डेवलपर्स, रिसर्चर्स जो भी हमारे मेडिकल स्कॉलर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो जो भी डेवलप कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिनिशियंस हो गए, एथिक्स कमेटी हो गई, इंस्टीट्यूशंस, स्पॉन्सर एंड फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जैसे कि और कोई कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, तो ऑब्वियसली इसमें फंडिंग लगती है, स्पॉन्सरशिप लगती है, पैसा लगता है, जो प्राइवेट सेक्टर जो इन्वॉल्व है। तो ये सब सारी चीज़ों को देखना, और वो AI का किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ये सब सारी चीज़ों को देखना। आफ्टर दैट एज पर द गाइडलाइंस द एथिक्स रिव्यू प्रोसेस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ कम्स अंडर द डोमेन ऑफ एथिक्स कमेटी। तो ये जो सारा कुछ रिव्यू करना, ये सब सारी चीज़ों को देखभाल करना, जांच पड़ताल करना, तो ये एथिक्स कमेटी के अंदर आएगा। तो ये सारा प्रोविजंस था इस गाइडलाइंस के अंदर। इन्होंने बताया सारा कुछ कि हम ये सेक्टर, हम प्रोविजंस हम कैटर करते हैं, और इसको जो गाइडिंग करेगी वो एथिक्स कमेटी इसको गाइड करेगी। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट है ये बोलता है कि जो AI टेक्नोलॉजी है और इनका जो बेसिकली रेगुलेशन है, रेगुलेशन डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, पर जो रेगुलेशन है ये अभी डेवलप्ड वर्ल्ड, ये जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वहाँ पे भी अभी बहुत नेसेंट स्टेज में है। वहाँ पे अभी उतनी ज़्यादा, मतलब अभी जैसे इंडिया ने भी रेगुलेशन फ्रेमवर्क लाए, गाइडलाइंस लाए हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर के लिए। तो अभी जो डेवलप्ड वर्ल्ड है जैसे कि वेस्ट अमेरिका, यूरोप, तो वहाँ पे भी अभी ये नेसेंट स्टेज में है और इंडिया अभी ले आया है। तो इसी के साथ मैं अपना आज का ये डिस्कशन समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैंने अपने चैनल में बहुत सारे यूज़फुल कंटेंट, वीडियोस, लेक्चर वेरियस इश्यूज़ पे बनाए हुए हैं। आप उन्हें भी जा कर के देख सकते हो, या बात के लिए आप उन्हें सेव भी कर सकते हो ताकि आप उनसे प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बना सको। और डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्सेज़ एंड कंटेंट में आगे ला सकूं, और आपको भी मतलब अच्छे अच्छे कोर्सेज़ मिल सके। तो इसी के साथ मैं अपना डिस्कशन समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।